चलिए देखिएगा, छत्तीसगढ़ के टॉपिक के अंतर्गत ही हम पंचायती राज व्यवस्था को देख रहे हैं, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर से दोहराता हूं मैं कि संविधान में तो आप पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते ही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जब पूरा का पूरा राज्य के बारे में आप पढ़ते हैं तो उसके साथ उनके नियम कानूनों को पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य व्यवस्था जो है एक तरीके से त्रिस्तरीय व्यवस्था है, और त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत याद रखिएगा जिला पंचायत, जनरल पंचायत और ग्राम पंचायत को पढ़ा जाता है, ठीक है। और इसी को पढ़ते हैं हम लोग पंचायती राज अधिनियम 72वां, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, और उसके साथ हम पढ़ते हैं याद रखिएगा 1992 का एक्ट, ठीक है, 1992 का एक्ट याद रखिएगा। तो इसी के अंतर्गत जो है हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जहां पर मैंने आपको बताया, याद रखिएगा, एक बार रिवीजन करते हैं हम थोड़ा सा। देखिएगा, हमने पढ़ा कि किस तरीके से इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार हुई, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जो है किस तरीके से आया, ठीक है। और इसके साथ मैंने बताया कि प्राचीन काल से लेकर वैदिक काल, मौर्य काल, चोल राजवंश, ठीक है, और उसके बाद जो है ब्रिटिश काल के समय में भी आपके पंचायती व्यवस्था को कहीं ना कहीं जो है एक क्षुब्ध अवस्था में जो है एक अवस्था प्राप्त हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि जैसे ही हम लोग माटेगु चेम्सफोर्ड सुधार देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम देखते हैं और प्रांतीय चुनाव देखते हैं 1937 का, तो उसके बाद याद रखिएगा कि जिस तरीके से धीरे धीरे जो है पंचायती व्यवस्था को जो है एक महत्व प्राप्त हुआ, अंततः जाकर याद रखिएगा, अंततः जाकर जो है सबसे प्रारंभिक समय में, पहले तो याद रखिएगा सबसे प्रारंभिक समय में ये कहां पर था, तो भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था को स्थान मिला था अनुच्छेद 40 के अंदर, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है, याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत देश में शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है, ठीक है, देश में शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है, और शक्ति जो कि केंद्र सरकार के पास थी उसने अपनी शक्ति राज्य सरकार को दी, और राज्य सरकार ने अपनी शक्ति, ठीक है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत को दे दी, ठीक है। इस तरीके से इसे हम संपूर्ण रूप से क्या कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है किस तरीके से पंचायती व्यवस्था हमारे सामने आया, तो याद रखिएगा 1947 के बाद से 59 के मध्य जो है पंचायती व्यवस्था को कोई भी महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया गया, ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत पंचायती व्यवस्था को अपनाने के लिए कोई भी प्रयास महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही जनवरी 1950 आता है, याद रखिएगा 26 जनवरी की बात है, तो आजादी के बाद जो है अब भारत सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया और जिसके द्वारा पंचायती व्यवस्था को स्थापित करने की बात की गई, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत सरकार के द्वारा जो है समिति का गठन किया गया, याद रखिएगा, और उस समिति के गठन को हम सेकंड में रखते हैं। पहले याद रखिएगा 2, ठीक है, एक सामान्य कार्यक्रम चलाए गए थे, याद रखिएगा, पहला नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम और दूसरा है राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। दोनों का डेट याद रखिएगा 1992 और 1993 में हुआ था, ठीक है। सामुदायिक कार्यक्रम बहुत ज्यादा पूछा गया है, याद रखिएगा कि निम्न में से कौन सा गठन या कार्यक्रम जो है 1992 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों का डेट याद रखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पहले हुआ था, उसके बाद हुआ था राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद जो है महत्वपूर्ण समितियां लाई गई, क्योंकि इसका कारण यह था कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है स्थापित करने के लिए, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जब स्थापित की जा रही थी या स्थापित होने की बात की जा रही थी, क्योंकि देखिए जैसे ही संविधान लागू हुआ तो संविधान में जगह दिया गया कहां पर, उसको अनुच्छेद 40 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 में जब जगह दिया गया तो ये बाध्यकारी नहीं था, क्योंकि ये भाग 4 के अंतर्गत था। भाग 4 क्या बोलता है, संविधान के देखिए कुछ नियम है, संविधान के कुछ नियम रूल्स है। संविधान का नियम ये बोलता है कि संविधान जो है, ठीक है, ये बनाया गया है पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र में एक्चुअल में किसके लिए, तो आम जनता के लिए, ठीक है। तो जनता के लिए बनाया गया है तो जनता के हिसाब से ही कानून होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, राज्यों को भी एक स्तर दिया गया है, ठीक है, और वो कहां पर दिया गया है, भाग 4 में। याद रखिएगा जैसे हम किताब पढ़ते हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3, ठीक है, तो किताबों की तरह ही संविधान भी एक किताब है, और किताब में भाग 4 में जो लिखा गया है डीपीएस के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के बारे में, ठीक है। तो यहां पर जब लिखा गया ये, तो इसमें तय किया गया कि जो राज्य जो है आपको अच्छा काम करके देगा। जैसे आज हम नेता के बारे में बात करते हैं, कोई नेता होता है तो हम क्या बोलते हैं, नेता हमेशा अपने माइक पकड़कर जो बोलेगा कि मैं इस राज्य के लिए सड़क बना दूंगा, मैं बिजली व्यवस्था कर दूंगा, मैं इसके लिए महिलाओं को जो है 1000 रुपये मंथली कर दूंगा, ठीक है, यानी कि उनको पैसा मिल सके, ठीक है। साथ ही साथ मोदी गारंटी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम सुने होंगे जो क्रियान्वित किए जा रहे हैं, ठीक है। ये सब किसके तहत हो रहा है, भाग 4 के तहत हो रहा है, याद रखिएगा। लेकिन क्या मोदी इस स्टेटमेंट को बंद कर दे कि मैं जो है अगले महीने से 1000 रुपये महतारी वंदन योजना के तहत नहीं दे पाऊंगा, तो कोई कुछ करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। कारण क्या है, ये भाग जो है 4 ये राम राज्य की स्थापना की बात करता है, लेकिन कैसे, तो याद रखिएगा कि
अगर मान लीजिए इसने ऐसा नहीं कर पाया तो आप उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये बाध्यकारी नहीं है राज्य के लिए, ये कभी भी याद रखिएगा, भागचार जो है बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा याद रखिएगा आप थोड़ा सा। इसी कारण से याद रखिएगा, जो बाध्यकारी नहीं है तो पंचायती राज व्यवस्था को यहां जगह दिया गया, तो ये बाध्यकारी कैसे हुआ? इसी कारण से पंचायती राज व्यवस्था को स्थान नहीं दिया गया महत्वपूर्ण तौर पर। लेकिन इसी के तहत याद रखिएगा कि जो नागौर में, ठीक है, पंचायती व्यवस्था को स्थापित किया गया या पूरे सिस्टम को राजस्थान में स्थापित किया गया 2 अक्टूबर के दिन पे। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा कि कॉन्सेप्ट क्या हुआ रहा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये था कि जितने भी समितियां थी उन समितियों ने बल लगाया कि पंचायती व्यवस्था को स्थान मिल जाए, लेकिन किसी ने इस बात पर बल नहीं लगाया कि पंचायती राज व्यवस्था को यहां से उठा करके क्या कर दिया जाए, संवैधानिक कर दिया जाए, यानी यहां से एक महत्वपूर्ण बिल पारित कर दिया जाए जिसमें सभी को बाध्यकारी बना दिया जाए। ठीक है, तो बाध्यकारी अगर बना दिया जाता तो दिक्कत नहीं होती, बट ये बाध्यकारी नहीं था, इसलिए पहले स्थापित नहीं हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक बातें? चलिए, फिर इसके बाद देखिएगा बलवंत राय मेहता समिति आई सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद अन्य समितियां आई। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति के बाद याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है, यानी 2 अक्टूबर 1959 को जो है क्या कर दिया गया, अब इंप्लीमेंट करने का प्लान कर दिया गया। लेकिन याद रखिएगा अभी भी पंचायती राज व्यवस्था जो है बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो चूंकि बलवंत राय मेहता समिति का जो पावर था उसके तहत ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो है उस समय इंप्लीमेंट करने की बात कर दी। ठीक है, उसके बाद 11 अक्टूबर को याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिएगा फिर से पतन का दौर आया, पंचायती व्यवस्था जो है फिर से धीरे धीरे गिरने लगा। कारण क्या था? बाध्यकारी ना होना, केवल कारण याद रखिएगा। ठीक है, तो समय पर चुनाव ना होना, देखिए बहुत सारे कारण है कि लगातार जो है, ठीक है, समय पर चुनाव होना बंद हो गया था। धन बल पर अधिक प्रभाव हुआ। ठीक है, स्वशासन इकाइयां, ठीक है, समान और व्यवस्था में कमी आ गई। ठीक है, इसके बाद संपत्ति और धन का अभाव होने लगा धीरे धीरे। तो इस तरीके से बहुत सारे कारण हुए जिसके कारण पंचायती व्यवस्था गिरने लगी थी। ठीक है, फिर पुनर्जीवन का काल आया 1977 में, याद रखिएगा अशोक मेहता समिति आया। ठीक है, अशोक मेहता समिति, और याद रखिएगा यह त्रिस्तरीय की जगह पर क्या बोला इसने, द्विस्तरीय कर देना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा कि किसने पंचायती व्यवस्था को त्रिस्तरीय और किसने द्विस्तरीय स्थापित करने की बात कही है, तो याद रखिएगा अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, तो जिला स्तर पर जिला पंचायत, जिला परिषद, और मंडल स्तर पर याद रखिएगा मंडल पंचायत, जबकि ग्राम पंचायत को बोला इसने कि हटा दो। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसने क्या कहा है कि 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर एक मंडल स्तर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद संवैधानिक दर्जा, यानी यहां पर दिया गया बाध्यकारी की बात, तो याद रखिएगा अशोक मेहता समिति ने बाध्यकारी की बात कह दी। अब यहां से बाध्यकारी धीरे धीरे क्या होगा, अब पंचायती व्यवस्था को थोड़ा सा तुल पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो चुनाव का आधार, ठीक है, कैसा होगा, दलगत होगा। दलगत कहने का मतलब है कि अब पार्टी के हिसाब से आप चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, ना कि आप अकेले खड़े हो जाते हैं, अभी भी होता है सरपंच अकेले खड़े हो जाते हैं और हर जगह पे एक एक सरपंच खड़े हो गए। ठीक है, वो सरपंच का कोई अच्छा कारण क्या है, दलगत खड़ा होना और अकेले खड़े होने में क्या अंतर होता है, मतलब क्या फायदा है और क्या नुकसान है, जल्दी बताइए। ठीक, हाँ, थोड़ा और सोचिए इसके बारे में, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लाइए इसमें कि अगर कोई अकेला खड़ा होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, और अगर कोई दल में खड़ा होता है तो क्या फर्क पड़ता है, जल्दी बताइए। देखिए, जब हम किसी पार्टी में जुड़ते हैं, पार्टी का मतलब ये वाला सादी पार्टी नहीं है। ठीक है, तो हम जब किसी दल में शामिल होते हैं, याद रखिएगा, या दल के प्रयोक्ता से काम करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उस दल का कोई मोटो होता है। ठीक है, इंसान का मोटो या अकेले कोई उद्देश्य होगा, याद रखिएगा, उसको पूरा करने में आप अकेले भागीदारी नहीं बना पाएंगे, यानी कार्य आगे प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब एक पार्टी का मोटो होता है, याद रखिएगा, तो एक से अधिक व्यक्ति एक साथ काम करते हैं इसमें। ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति एक साथ काम करते हैं और पूरे क्षेत्र को अधिग्रहित करने की कोशिश करते हैं कि हर क्षेत्र में काम पूरी तरीके से हो पाए, पहला चीज। दूसरा याद रखिएगा कि जब कोई पार्टी कार्य करता है, ठीक है, तो जब देखिए इनमें क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा कि हमारा लोकतंत्र व्यवस्था है, और लोकतंत्र व्यवस्था के साथ क्या बोलता है कि जनता जो है एक भीड़ या चुनाव के तत्पर रूप से कार्य करेगी इसको। ठीक है, और यही अगर एक व्यक्ति खड़ा होता है तो याद रखिएगा अगर पैसे गबन अकेले करके वो भाग जाए तो कोई उसको पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन पार्टी में अगर ऐसा किया जाए तो याद रखिएगा 4 लोग और होंगे जो इस पार्टी के प्रति व्यक्ति जो होगा, ठीक है, जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसको पार्टी से निकालने से लेकर हर एक काम उसके पीछे पड़ा जा सकेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो पार्टी के साथ होने के कारण क्या होगा, फायदेमंद चीजें होंगी, जो सरकार और जनता के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो पार्टीगत या दलगत होना आवश्यक माना गया चुनाव का आधार। ठीक है, तो पार्टी बनाना, और पार्टी में जो है कुछ व्यक्ति, देखिए आपने सुना होगा स्कूल खोलने से पहले, जब भी आप स्कूल खोलते हैं, ठीक है, या स्कूल का एक तैयारी रखते हैं, तो उसके तहत क्या किया जाता है, आपको जानकारी होगा कि स्कूल आप अकेले नहीं खोल सकते।
जब भी आप स्कूल खोलेंगे तो स्कूल खोलने के लिए पहले आपको एक पार्टी प्रॉपर बनाना पड़ेगा, एक संस्था बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको सचिव रखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ऐसे बहुत सारे पद आते हैं उसमें। और जब तक आप इस पूरे रिक्त पद को भरेंगे नहीं, तब तक याद रखिएगा आपका जो लाइसेंस है वो लाइसेंस क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो स्कूल खोलने के लिए पहले आपको पूरा का पूरा संस्था तैयार करना पड़ता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि ये हमारे स्कूल के कोषाध्यक्ष है, ये हमारे स्कूल के सचिव है, उप सचिव है, ठीक है, ऐसे नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो इसका कारण यही है कि कभी भी कोई बड़ा काम करने और खासकर स्कूल जैसे चीजों को चलाने के लिए आपको संस्था की आवश्यकता होती है। कोई एक व्यक्ति स्कूल नहीं चला सकता, ठीक है। हाँ, वो ये जरूर कर सकते हैं कि मैं ही सचिव हूं और मैं ही अध्यक्ष हूं, एक बार किया जा सकता है, लेकिन आप ऐसा ना बोले कि सभी के सभी पद मेरे पास ही हैं, ठीक है, तो आपको स्कूल से बाहर निकाल देंगे, आपको खुद को, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिएगा, चुनाव का अंतर जो है 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, हमने देखा GV राव समिति 1985, और उसके बाद देखिएगा लक्ष्मण समिति 1986। इसके बाद उत्कर्ष काल आया जब राजीव गांधी की सरकार आई, याद रखिएगा, और यहां पर कोशिश किया गया 64वां संविधान संशोधन और 65वां संविधान संशोधन के तहत पहली बार जो है लोकसभा में इसको पारित करा दिया गया, किसको, पंचायती राज व्यवस्था को। लेकिन कहां अटका ये, राज्यसभा में अटक गया था, याद रखिएगा। तो इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है 73वां संविधान संशोधन के से पहले कब पारित करने का प्लान किया गया था, मतलब संशोधन का नाम याद रखिएगा 64वां संविधान संशोधन नाम है उसका, ठीक है। इसके बाद देखिएगा PV नरसिम्हा राव की समय आया, याद रखिएगा 1992 का समय है ये, 73वां और 74 संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा, इसके तहत याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था को जो है अब संवैधानिक दर्जा देने की मांग की गई, और एक महत्वपूर्ण तरीके से जो है पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पर स्थान मिला है, ठीक है। और याद रखिएगा, इसी के तहत याद रखिएगा कि समितियां जो है हमने देखा था कि 8 से लेकर 9 समितियां जो है यहाँ पर हमने पढ़ा है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा अशोक मेहता समिति, दांतेवाला समिति, हनुमंत समिति, GV राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति और गौडगिल समिति, और उसके बाद भूरिया समिति। सभी समितियों का नाम याद रखिएगा, सभी समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नाम आ गया ना, तो अभी भी आपके दिमाग से ये निकल चुका था कि भूरिया समिति भी था इसमें, ठीक है। इसीलिए रीजन करना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा तो लोकसभा में कब पारित हुआ है, 22 दिसंबर, ठीक है, 1992, और राज्यसभा में पारित हुआ है 23 दिसंबर 1992 को, ठीक है। इसीलिए इस एक्ट को कहा जाता है पंचायती राज अधिनियम 1992। लेकिन याद रखिएगा, इसको 93 बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसको राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन किया गया है 20 अप्रैल 1993 में, याद रखिएगा। इसलिए समिति इस पंचायती राज अधिनियम का नाम 93 भी रखा जाता है, ठीक है। मतलब कहीं पर 92 लिखा हुआ है तो भी गलत नहीं है, और 93 लिखा गया है तो भी गलत नहीं है, बिकॉज हमेशा किसी कानून को या कानून बनने के पहले याद रखिएगा राष्ट्रपति का अनुमोदन होना आवश्यक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देश, बोलिए, जोर से बोलिए, पॉसिबल ही नहीं है, आज तक तो नहीं आया है, ठीक है। मतलब ऑप्शन में अगर दोनों आ गया है तो आप 92 को ज्यादा सही मान सकते हैं, क्योंकि 92 से स्टार्ट हुआ है और लंबे समय तक रहा है ऐसा। लेकिन अब होता क्या है, इसको सिंगल लिया जाता है। जैसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का अनुमोदन कब हुआ था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था एक्ट 1992 में राष्ट्रपति का अनुमोदन कब हुआ है, तो याद रखिएगा 20 अप्रैल 1993 को, ठीक है। अब यहां पर दूसरा एक क्वेश्चन बनता है कि इसको स्थापित कब किया गया देश में, तो 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है, देश में लागू होने वाला डेट है ये, ठीक है। हस्ताक्षर है, ठीक है। अनुमोदन का मतलब यहां पर देखिए कि मैं अपना अनुमोदन करता हूं कि इसको आगे क्रियान्वित कर दिया जाए, ठीक है, आगे बढ़ा दिया जाए। हस्ताक्षर के तौर पर इसे प्योरली नहीं कहा जाता। क्यों अनुमोदन को प्योरली नहीं कहा सकता कि हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर का डेट जो है ना, याद रखिएगा, हस्ताक्षर को सीधे हस्ताक्षर लिखा जा सकता है कि ये राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ है, लेकिन अनुमोदन का मतलब होगा कि उन्होंने क्या कर दिया, अधिसूचित कर दिया। अधिसूचित करने का मतलब होता है कि अब मैं यहां पर इसको क्लियर करता हूं कि कभी भी इसको कोई भी राष्ट्रपति मेरे जगह पर भी आएगा तो इसको बंद नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपको याद होगा अनुच्छेद में हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद में यह रखा गया है कि विधि के अनुसार यह हमेशा मान्य रहेगा, कोई आकर इसको हटा नहीं सकता है पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है, यही कारण है। तो याद रखिएगा अनुमोदन का मतलब है अधिसूचित कर देना कि अब जो है ये क्लियर हो चुका है, ठीक है, हस्ताक्षर के साथ एक अधिसूचना जारी कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा हमने देखा कि अनुसूची 11 के अंतर्गत, ठीक है, यहां पर एक बात याद रखिएगा पहले कि प्रावधान क्या रखा गया है, तो भाग 9 में इसको जोड़ा गया है, ठीक है, भाग 9 में स्थान दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, जिसकी संख्या 16 है, और अनुसूची 11 में इसको स्थान दिया गया है और विषय इसकी रखी गई है 29, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 29 विषय जो है यहाँ पर कौन कौन से विषय हैं, तो कृषि संबंधित विषय याद रखिएगा, जिसमें कृषि का विस्तार करना, भूमि विकास करना, लघु सिंचाई, पशुपालन, ठीक है, डेयरी, वनोपज से संबंधित याद रखिए, सामाजिक वानिकी, लघु वनोपज, लघु उद्योग और आपके खादी ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योग शामिल किए गए, ठीक है। क्षेत्रों के अंतर्गत याद रखिएगा यहाँ पर 5 है, याद रखिएगा,
ठीक है, जिसमें आवश्यकता, मूल आवश्यकताएं ग्रामीण आवास, पेयजल, ग्राम विद्युतीकरण, ईंधन चारा, पुलिया का निर्माण, सड़क निर्माण, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा ऊर्जा, गरीबी और से संबंधित क्षेत्र, तो 2 क्षेत्र याद रखिएगा, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम लाना। ठीक है, संस्कृति से संबंधित याद रखिएगा तो सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, हाट का स्थापना करना। शिक्षा संबंधित याद रखिएगा प्राथमिक, माध्यमिक, तकनीकी प्रशिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा और पुस्तकालय की स्थापना करना। ठीक है, हाँ, यहां पर याद रखिएगा कि इसमें जो है आपको केवल 6 मिलेगा। ठीक है, तो परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण, समाज कल्याण और दुर्बल वर्गों का, ठीक है, सुरक्षा या कल्याण करना। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा अधिनियम के अंतर्गत जो है हमने देखा था कौन कौन से अनुच्छेद है यहाँ पर। ठीक है, तो अनुच्छेद की संख्या कितनी है टोटल इसके अंतर्गत? 16 याद रखिएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा 243 में क्या है? परिभाषा। 243 ए में क्या है? ग्राम सभा। बी में क्या है? जोर से बोलिए। पंचायत का गठन। सी में क्या है? संरचना। डी में क्या है? आरक्षण। ई में क्या है? अवधि। ठीक है, एफ में क्या है? निहरताएं या अयोग्यता। ठीक है, निहरताएं अगर बोलने में दिक्कत आता है तो इसका कहा जाता है अयोग्यता। ठीक है, जी में क्या है? शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। ठीक है, एच में क्या है? कराधान। आई में क्या है? वित्त आयोग। जे में क्या है? लेखा परीक्षक। और के में क्या है? निर्वाचन। ठीक है, एल में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। ठीक है, और एम में क्या है? अपवाद। ठीक है, किन किन क्षेत्रों में लागू नहीं होना है। ठीक है, याद रखिएगा। और एन में क्या है? विधि के तहत स्थापित रहना। ठीक है, और ओ में क्या है? न्यायालय में याद रखिएगा हस्तक्षेप वर्जित। ठीक है, या न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा डेली अभी हम लोग को यही खुराक लेना है। याद रखिएगा इसको पूरा का पूरा 16 आपसे रटा हुआ होना चाहिए, जैसे कि आपने पूरा लगभग कर लिया है। मुझे पूरा यकीन हो रहा है कि आपने बेहतर काम किया इसके लिए। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करें। ठीक है, हमने परिभाषा देखा, ग्राम सभा देखा, ग्राम सभा के बाद जो है पंचायतों गठन देखा है, इसके बाद संरचना देखा, संरचना के बाद जो है हम चलेंगे आरक्षण पर। हेडिंग डाल लीजिएगा 243 अनुच्छेद डी आरक्षण। ठीक है, ठीक है, 243 डी याद रखिएगा। तो 243 डी की बात करें तो देखिएगा 243 डी के अंतर्गत जो है, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है आरक्षण। तो किसका आरक्षण? याद रखिएगा पंचायतों के अंतर्गत, पंचायत के अंतर्गत स्थान का आरक्षण। ठीक है, हमेशा स्थान का ही आरक्षण होता है, याद रखिएगा, व्यक्ति का आरक्षण नहीं होता कभी भी। ठीक है, कहीं पर भी जाएंगे तो आपको जो स्टेटमेंट आता है उस स्टेटमेंट के अंतर्गत याद रखिएगा कि कभी भी आरक्षण व्यक्ति का नहीं होता है, स्थान का होता है। जैसे पद में जो नौकरी मिलेगी आपको, तो आरक्षण किसको मिल रहा है? स्थान का आरक्षण है। ठीक है, कैसे? तो आप बोलेंगे कि ये इस क्षेत्र में नौकरी लग रही है, इस नौकरी में जो है 10% आरक्षण है, तो 10% आरक्षण जो है उस स्थान के लिए दिया गया है। ठीक है, आपका आरक्षण नहीं है, मतलब वो आरक्षण व्यक्तियों का नहीं होता है, वो आरक्षण किसका होता है? स्थान का होता है। और यहां पर भी पंचायत के अंतर्गत जो है स्थान का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अब जो व्यक्ति चुन कर आएगा तो उस स्थान के लिए आएगा, ना कि वो व्यक्ति का आरक्षण होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो याद रखिएगा इसे स्थान का आरक्षण कहा जाता है। अब देखिएगा इसमें आरक्षण की बात जब की जा रही है तो इसमें पहले हम ये समझेंगे कि आरक्षण कैसा दिया जाता है। ठीक है, यानी हम पहले तो याद रखेंगे कि आरक्षण चीजें होती क्या है। तो आरक्षण के लिए आपको याद रखना होगा कि हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में केंद्र सरकार ने जो है कुछ मूलभूत तैयारियों के साथ, याद रखिएगा, लोगों के या कुछ पिछड़े वर्गों के, ठीक है, उन्नति के लिए, याद रखिएगा, पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए जो है कुछ आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यह आरक्षण का प्रावधान जो है सबसे प्रारंभिक समय से चला आ रहा है, याद रखिएगा। और इसका मूल रूप जो है वह यह है कि इन क्षेत्रों में लोगों का, ठीक है, अपना योगदान बढ़ाना। जैसे आप ये कह सकते हैं
कि अगर एक छोटा सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अधिकांश लोग एसटी हैं, ठीक है, या फिर एससी हैं, या फिर ओबीसी हैं, तो इन लोगों का जो भीड़ होगा या इन लोगों का जो समुदाय होगा, इस समुदाय के द्वारा जो प्रतिनिधि होगा, ठीक है, जो भी प्रतिनिधि होगा वो प्रशासन में जो है कहीं ना कहीं अपना योगदान दे, ताकि इन सभी की बातें प्रशासन तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो आरक्षण का मूल रूप क्या है, याद रखिएगा कि इन सभी वर्गों के द्वारा जो है अब प्रशासन के नियमों को समझते हुए यहां पर अपना योगदान देना आरक्षण का मूल रूप रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत पहले हम देखेंगे एसटी क्षेत्र में आरक्षण, दूसरा होगा आपका एससी क्षेत्र में आरक्षण, और तीसरा होगा आपका ओबीसी क्षेत्र में आरक्षण। ठीक है, तो इस 3 क्षेत्र में आरक्षण याद रखिएगा। तीनों क्षेत्र के आरक्षण को पहले समझेंगे और उसके बाद फिर देखिएगा कि आरक्षण का प्रावधान कैसे काम करता है। ठीक है, हम पंचायती राज व्यवस्था के आरक्षण की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि जब भी हम पंचायती जब भी आरक्षण की बात करें तो याद रखिएगा ये किसके आधार पर होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, अधिकांश बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस स्तर पर किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखेगा स्थान के आधार पर, दूसरा आरक्षण होगा मतलब ऑप्शन होगा जनसंख्या के आधार पर, तीसरा होगा ठीक है राज्य के आधार पर, और चौथा होगा केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी आरक्षण वैसा होगा, जनसंख्या जितनी कम होगी आरक्षण वैसा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला आरक्षण का प्रावधान जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, तो याद रखिएगा जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण दिया जाएगा, किसमें, एसटी क्षेत्र में। ठीक है, तो एसटी क्षेत्र के लिए याद रखिएगा जनसंख्या के आधार पर, और सेम याद रखिएगा जनसंख्या के आधार पर आरक्षण एससी में भी दिया जाता है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, अब यही अगर हम बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तो इनके लिए थोड़े से नियम अलग होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हर बार आरक्षण को प्राप्त करने वाले व्यक्ति नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा सबसे पहला चीज क्या कहता है, तो याद रखिएगा अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, हाँ एक बात और याद रखिएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग में भी 2 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, एक होता है क्रीमी लेयर और दूसरा होता है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, क्रीमी लेयर क्या होता है जल्दी से बताइए, और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। ओबीसी में 2 पार्ट होते हैं, एक क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। क्या होता है दोनों, जल्दी बताइए, बताइए। ओबीसी, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है, क्रीमी लेयर का हिंदी शब्द क्या है। हाँ, क्रीमी लेयर मतलब वो क्रिमिनल की बात नहीं हो रही है देखिए यहां पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यही चीज है ना, पंचायती राज को पढ़ते पढ़ते ना बहुत सारे ऐसी चीजें जो सीखने को मिल जाती है। ठीक है, समझते हैं। देखिए ओबीसी जो होता है ना, इसे कहा जाता है अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो बैकवर्ड क्लास मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, यहां पर क्या है, ये सीधे से क्लियर है, जनजाति, ठीक है, और ये जाति, अनुसूचित जनजाति और ये जाति। ठीक है, और ये होता है बाकी बच गए, ठीक है, जो कि थोड़े बढ़े चढ़े और समाज से जुड़ चुके हैं अभी, तो उनको रखा जाता है ओबीसी में। ठीक है, ये बिल्कुल जंगल वाले एरिया, समझ लीजिए इसको इस तरीके से, ये जंगल से धीरे धीरे समाज में आ चुके हैं। ठीक है, सामाजिक हो चुके हैं, लेकिन इनका स्थान महत्वपूर्ण नहीं हुआ है अभी। ठीक है, और ये जो हुए हैं याद रखिएगा, ये इनसे भी थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, और ऊपर आने के साथ साथ इन्होंने अपना स्थान भी जल्दी जल्दी कवर किया हुआ है। लेकिन हुआ क्या कि कुछ इसमें 2 पार्ट आ चुके हैं। ठीक है, अब ये 2 पार्ट क्या है, याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ सैलरी के आधार पर इसको बांटा जाता है, आमदनी के आधार पर। ठीक है, यहां पर सैलरी नहीं है, सैलरी आप करोड़ों कमा लीजिए, अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो उसी कैटेगरी में रहेंगे। लेकिन यहां पर अगर आपने सैलरी ज्यादा कमा लिया तो आप यहां पर बदल जाएंगे, कैटेगरी से अलग आ जाएंगे। ठीक है, इसी को समझिएगा। देखिए क्रीमी लेयर, ठीक है, क्रीमी लेयर जो होता है बेसिकली दूध का जो क्रीम होता है इसको क्रीमी लेयर कहा जाता है। ठीक है, तो जो दूध में क्या होता है, 2 हिस्से होते हैं, एक दूध वाला पार्ट होता है और एक क्रीम वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो जो क्रीम वाला पार्ट होता है वो मोटी परत होती है। तो हमारी सरकार ने क्या किया, दूध के जो मोटी पार्ट है उसको हमेशा से ओबीसी के ऊपर रखा है। ठीक है, यानी यहां पर से नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है,
इसे कहा जाता है नॉन क्रीमी लेयर और ये होता है क्रीमी लेयर, ठीक है। जिसकी भी सैलरी सालाना 8 लाख से अधिक हो गई हो, 8 लाख से अधिक हो गई हो, क्या अब चला जाएगा क्रीमी लेयर वाले पार्ट में चला जाएगा। इसको आरक्षण कहीं नहीं मिलेगा, ये चला गया अनारक्षित में अब, ठीक है। ओबीसी तो लिखेगा बट ये लिखेगा अनारक्षित, बिकॉज क्या होगा, ये क्रीमी लेयर पद में आ गया है, ठीक है। क्रीमी लेयर जैसे अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो सालाना जो है 1 करोड़ रुपए कमा रहा है लेकिन ओबीसी से है, ठीक है, तो अब वो इस क्षेत्र में नहीं रहेगा, उसको किसी प्रकार का प्रावधान के साथ जो है आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर जो होगा नॉन क्रीमी लेयर, ये अभी भी उस परत के नीचे दबे हुए हैं, ठीक है, तो ये नॉन क्रीमी लेयर कहलाते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में पार्ट बटा हुआ है, ठीक है, ओबीसी के अंतर्गत। तो यहां पर होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, बहुत सारे ऐसे जो हमारे कास्ट है उनमें जो आप देखेंगे तो उनके पास प्रॉपर्टी बहुत रहती है, ठीक है। अब उनके द्वारा क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है, ठीक है। तो सरकार ये बात जानती है, अब कोई एससीएल में है कोई एनटीपीसी में है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पूरी तरीके से जो है एकदम धन्य ध्यान से भरा भरपूर व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन ओबीसी में है, क्योंकि वो कास्ट ही ओबीसी में रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में क्या है, सरकार ये जानती है कि अगर ये कास्ट ओबीसी में रजिस्टर्ड है तो आपको अपना आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा, यहां पर आधार ही आय प्रमाण पत्र का होता है, यहां आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा, यहां नहीं मांगा जाएगा। जब भी आपको यहां पर कोई काम होगा तो आय प्रमाण पत्र मांग लिया जाएगा। तो आय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा तो इसका मतलब समझिए कि क्या होगा, देख लिया जाएगा ना कि साल भर में कितना कमाई हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद पता चल जाएगा कि आप क्रीमी लेयर है कि नॉन क्रीमी लेयर है। और जैसे पता चला कि 8 लाख से ऊपर है तो कहां पहुंच गए आप, क्रीमी लेयर में, ठीक है। और क्रीमी लेयर में पहुंचते ही आपके सारे प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे। और उसके बाद कुछ लोग तो यहां पर जो है ना फंडिंग कर लेते हैं कि अरे आय प्रमाण पत्र में कम कर दो थोड़ा सा, ठीक है, करते हैं जनरली, आपको जानकारी होगा इसमें, ठीक है। तो ये है ओबीसी में 2 पार्ट, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिएगा, इसीलिए जो है इनके नियम थोड़े से अलग कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, विधानमंडल द्वारा विधि मान्य, विधानमंडल द्वारा विधि मान्य, याद रखिएगा। नॉन जो ओबीसी क्षेत्र का आरक्षण है यह हमेशा विधानमंडल के विधि मान्य होगा। इसके लिए यहां पर देखिए आपने सीधे तौर पर लिख दिया कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है, यहां भी जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण है। यहां पर ऐसा नहीं होगा, जनसंख्या ज्यादा भी होगी तो भी आरक्षण आपको जल्दी नहीं मिलेगा, जब तक वहां का, ठीक है, जो सरकार है वो सरकार, विधानमंडल जो होगा वो विधि मान्य ना कर दे कि यहां पर ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। जब तक आरक्षण खुद से ना वहां पर रजिस्टर्ड किया जाए तब तक आपका आरक्षण यहां पर नहीं रहेगा, याद रखिएगा। और यह आरक्षण बदलता रहेगा, यहां वाला आरक्षण, वहां आरक्षण जो है हो सकता है ना बदले, यहां का आरक्षण बदलता रहता है, ठीक है, ओबीसी का। तो पहला नाम याद रखिएगा, मतलब पहला फैक्ट याद रखिएगा, विधानमंडल के द्वारा जो है विधि मान्य, ठीक है, विधानमंडल के द्वारा विधि मान्य करना, ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा, एक फैक्ट याद रखिएगा, किसी पंचायत में याद रखिएगा, किसी पंचायत में यदि, ठीक है, अगर वहां पर ओबीसी की जनसंख्या, ठीक है, ज्यादा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अगर किसी पंचायत में जो है, ठीक है, ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है और इन दोनों की जनसंख्या कम है, कितना, 50% से कम, याद रखिएगा। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि एससी और एसटी की जनसंख्या कितना कम है, 50% से कम है, ठीक है। तो उस क्षेत्र में याद रखिएगा, उस क्षेत्र में ओबीसी को जो है 25% का आरक्षण प्रावधान रख दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कब, लेकिन इन दोनों का जनसंख्या कम है 50% से तब, ठीक है। तो ओबीसी को क्या मिलेगा वहां पर, 25% का आरक्षण प्रावधान, कहां पर, पंचायत में, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र में याद रखिएगा, यदि किसी पंचायत में एससी एसटी की कुल जनसंख्या 50% से कम है उस क्षेत्र में, तो ओबीसी को जो है 25% का आरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक। अब देखिएगा ये 3 कंडीशन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसी के बाद महिला आरक्षण भी देखेंगे, ठीक है। तो महिला आरक्षण के लिए याद रखिएगा, सबसे पहले महिला आरक्षण, महिला आरक्षण के लिए याद रखिएगा, भारत में प्रावधान है कितना,
1/3 का आरक्षण, ठीक है, यानी 33 याद रखिएगा, ठीक है। तो 33 का आरक्षण है, यहां पर याद रखिएगा ये प्रावधान है आपके पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण। छत्तीसगढ़ का प्रावधान क्या है, तो याद रखिएगा 1/2 का आरक्षण, ठीक है, इसको अलग से याद रखिएगा। ये प्रावधान कहां पर है, पंचायती राज व्यवस्था में है, लेकिन याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में प्रावधान, छत्तीसगढ़ में है 1/2 का आरक्षण। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा अभी के अधिकांश सरपंच जो होते हैं, ठीक है, महिला बनते हैं और उसके बाद उनके पति जो होते हैं ना, सरपंच पति कहलाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने एक सीरीज आई थी, देखा था, पंचायत से जुड़ा हुआ एक सीरीज था, क्या था, पंचायत का ही नाम था ना उसका, पंचायत ही कुछ ऐसा नाम था, अच्छा पंचायत था केवल, ठीक है। तो आप एक बार वो सीरीज देख सकते हैं, छोटी छोटी घटनाएं उसमें दिखेगी जो कि पंचायत से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा महिलाओं का आरक्षण छत्तीसगढ़ में कितना है, 50% का या 1/2, ठीक है, याद रखिएगा। तो 50% याद रखिएगा, और यहाँ पर 33% जो है आरक्षण दिया गया है पंचायती व्यवस्था में। याद रखिएगा देश में आरक्षण की बात करेंगे तो, ठीक है, 33%, और यही अगर हम छत्तीसगढ़ के आरक्षण की बात करेंगे तो 50% आरक्षण है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जब कंडीशन एक आती है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, यहां से आगे चलते हैं। ST, SC और OBC की जनसंख्या कम होने पर, ठीक है, यदि किसी क्षेत्र में ST, SC, OBC की जनसंख्या कम है तो क्या किया जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन से याद रखिएगा आरक्षण में कि यदि किसी क्षेत्र में जो है जनसंख्या ना होने पर या कम होने पर, ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी क्षेत्र में अगर ऐसा क्षेत्र है, जैसे आपने देखा होगा दुर्ग का कोई ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, रायपुर का ऐसा क्षेत्र है जहां पर एकदम ही ये जनसंख्या नहीं है, एकदम ना के बराबर जनसंख्या हो चुकी है और पूरा का पूरा अनारक्षित क्षेत्र हो चुका है, ठीक है। उस क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं वहां कौन रहते हैं, तो जनरल कैटेगरी से लोग रहते हैं अधिकांश, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा उस क्षेत्र का आरक्षण समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला कंडीशन याद रखिएगा, जनसंख्या न होने पर आरक्षण समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। जनसंख्या न होने पर आरक्षण समाप्त कर दिया जाता है, याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा वहां के जो सभी पद हैं, ठीक है, टोटल जो पद रहेगा वो सभी के लिए किसके लिए रख दिया जाएगा, खुला कर दिया जाएगा कि कोई भी आए और कोई भी लड़ने को तैयार हो जाए वहां पर, ठीक है। यानी सभी के लिए या सभी पद, पंचायत से संबंधित सभी पद अनारक्षित कर दिए जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा सभी पद अनारक्षित कर दिए जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो याद रखिएगा अनारक्षित होना, ठीक है, ये अपने आप में जो है सभी पद अनारक्षित कर दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि अब यहां से कोई भी खड़ा होगा तो कौन होगा, जनरली जनरल वाला खड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि उसका पद ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यानी जब जनसंख्या बिल्कुल नहीं होती है, याद रखिएगा कि जनसंख्या ना होने पर आरक्षण समाप्त कर दिया जाता है और सभी पद अनारक्षित कर दिए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ से कौन खड़ा हो सकता है, केवल जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट, ठीक है। चलिए, अब एक रीति याद रखिएगा, आरक्षण की रीति क्या होती है, रीति समझते हैं, रीति रिवाज, ठीक है। तो याद रखिएगा आरक्षण की रीति जो होती है इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है चक्रानुक्रम। इस रीति को याद रखिएगा, चक्रानुक्रम रीति कहा जाता है, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा एक चक्कर लगा कर आइए, मंदिरों का चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी याद रखिए उसी को कहा जाता है चक्रानुक्रम, ठीक है। तो चक्रानुक्रम का जो रीति होता है याद रखिएगा, हमेशा से याद रखिएगा कि हर आरक्षण चक्रानुक्रम में के आधार पर होता है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कहीं पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है, मान लीजिए यहां पर
कि ओबीसी की जनसंख्या जैसी है, ठीक है, एसटी की जनसंख्या जैसी है और वैसे ही एससी की जनसंख्या है, तो ऐसे में क्या होगा, आरक्षण बदलता रहेगा कि इस बार जो है 5 साल के लिए एसटी को जनसंख्या मिलेगी, आरक्षण मिलेगा, एससी को मिलेगा और उसके बाद ओबीसी को मिलेगा, ठीक है, ऐसा बदलता रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसमें जनसंख्या ज्यादा होना चाहिए तब के केस पे, ठीक है, 50% से कम है तो इसको 25% का आरक्षण दे दिया जाएगा, ये दिमाग पे है आपके, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होगा, ये चक्रानुक्रम में बदलता रहेगा, आरक्षण का जो क्षेत्र रहेगा बदलता रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही कैंडिडेट को या एक ही प्रकार के वर्ग को हमेशा आरक्षण मिला जाए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है उसको चक्रानुक्रम का आरक्षण प्रवृत्ति, ठीक है। तो रीति कैसा होगा, चक्रानुक्रम का होगा, याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि यदि कभी भी याद रखिएगा कि अगर जो हमेशा पंचायत का अध्यक्ष होगा, ठीक है, पंचायत का अध्यक्ष किस वर्ग का है, अनारक्षित वर्ग का है, ये याद रखिएगा। अगर किसी पंचायत का अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब सरपंच हो गया, ठीक है, जनपद का अध्यक्ष है तो जनपद का अध्यक्ष हो गया और जिला का अध्यक्ष है तो जिला का अध्यक्ष हो गया, ये तीनों अध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा उपाध्यक्ष कौन होगा, किस वर्ग का होगा उपाध्यक्ष, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके पीएससी में पूछा गया है और आपके व्यापक में पूछा गया है। याद रखिएगा कि अगर यदि किसी भी क्षेत्र के पंचायत का अध्यक्ष अनारक्षित वर्ग का है तो उसका उपाध्यक्ष किस वर्ग का होगा, हाँ, ओबीसी का। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा उसका उपाध्यक्ष हमेशा ओबीसी का होगा। ये रट जाइएगा एकदम, ठीक है, ये नियम लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जनरली, ठीक है, लेकिन हाँ अगर मान लीजिए इन केस इसमें भी एक कंडीशन है कि यदि ओबीसी की जनसंख्या वहां कम है तो अन्य आरक्षित वर्ग से हो सकता है वो, ठीक है। ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है तो ओबीसी वर्ग से होगा और यदि एसटी की जनसंख्या ज्यादा है तो एसटी वर्ग से होगा और यदि एससी की जनसंख्या वहां ज्यादा है तो एससी वर्ग से होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सभी क्रम को याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो है यदि अध्यक्ष, पंचायत का जो अध्यक्ष है आरक्षित वर्ग से है, यदि पंचायत का अध्यक्ष आरक्षित वर्ग से है तो क्या होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, जल्दी बताइए। अनारक्षित वर्ग का, याद रखिएगा कोई भी वर्ग का हो सकता है, ठीक है। यहां पर अनारक्षित भी हो सकता है और आरक्षित भी हो सकता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि यदि पंचायत का अध्यक्ष अनारक्षित वर्ग का है तो यहां पर हमेशा आरक्षित वर्ग का होगा और अगर आरक्षित वर्ग का है तो किसी वर्ग का हो सकता है वहां पर, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर अनारक्षित और आरक्षित दोनों खड़े हो सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा उपाध्यक्ष के पद के लिए, ठीक है। तो यहां तक नियम आपको क्लियर हुआ थोड़ा सा, ठीक है, कि आरक्षण के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा एसटी और एससी के लिए आरक्षण का प्रावधान जनसंख्या के आधार पर होता है, ठीक है। वहीं अगर आप याद रखेंगे कि बाकी, ठीक है, बाकी चीजों पर अगर आप ध्यान दें तो महिलाओं की बात करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एसटी एससी के लिए कैटेगरी तो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है, कि एसटी एससी का जो भी प्रावधान होगा वो कैसा होगा, जनसंख्या के आधार पर होगा। ओबीसी के लिए ऐसा नहीं होता है। ओबीसी के लिए हमेशा याद रखिएगा कि ओबीसी को जो है उस क्षेत्र का विधानमंडल जब तक उसके लिए नियम नहीं बनाएगा तब तक उसको आरक्षण नहीं मिलेगा ओबीसी को, ठीक है। दूसरी बात, ओबीसी को जब भी आरक्षण मिलेगा तो उसका कंडीशन ये होगा कि उस क्षेत्र में, ठीक है, उस क्षेत्र में याद रखिएगा एसटी एससी की जनसंख्या क्या होनी चाहिए, 50% से कम होनी चाहिए, तब जाकर ओबीसी को जो है वहां पर जगह 25% का मिल सकता है, ठीक है। तीसरी बात याद रखिएगा कि महिलाओं के आरक्षण में पंचायती राज अधिनियम 1992 के तहत जो है जो प्रावधान है वो 1/3 का है, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, इसे 1/2 कर दिया है, यानी 50% आरक्षण दिया जाएगा। अब मान लीजिए इन केस में आपको बताता हूं कि अगर किसी क्षेत्र में, ठीक है, सरपंच के पद पे खड़ा होना है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, देखिएगा कैसे आरक्षण को क्लियर करेंगे। तो देखिएगा, मान लीजिए इन केस कि ये आपका एक छोटा सा गांव है, ए नाम का गांव है, ठीक है, और इस गांव में जो है जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें तो एसटी की जनसंख्या कितनी है, मान लेते हैं 30%, एससी की जनसंख्या कितनी है 20%, ठीक है, ओबीसी की जनसंख्या कितनी है 25% और आपके जनरल कैटेगरी से जो जनसंख्या है वो लगभग 50% के आसपास है, ठीक है। तो आरक्षण का प्रावधान भी इसी लेवल पर किया जाएगा, ठीक है। अब अगर देखिए 50% से लगभग 50% के बराबर है,
तो ओबीसी को जगह दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। यानी उपाध्यक्ष का पद जो है ओबीसी तक के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर जनसंख्या का एवज जो है यहाँ पर बढ़ता चला जाए, ये 45% हो गया, तो एसटी कैटेगरी से ही अध्यक्ष होगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आप ये देखें कि एससी जनसंख्या यहाँ पर बढ़ रहा है, 45% ये है, तो यहाँ पर एससी जनसंख्या ही अध्यक्ष पद खड़ा होगा, ठीक है। महिलाओं के लिए थोड़ा कंपेयर कीजिएगा, तो अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए महिला खड़ी होती है पंच के पद के लिए, ठीक है, तो पंच में हमेशा याद रखिएगा अगर 10 पद है, ठीक है, तो 5 पद महिलाओं को दिया जाएगा, उसके अंतर्गत पंच के लिए 5 पद महिलाओं का होगा, ठीक है, यानी 50% पूरा। अब सरपंच के लिए बात करेंगे तो सरपंच हमेशा से याद रखिएगा महिला अगर खड़ी होती है तो उनको निर्विरोध तरीके से खड़ा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। पुरुष खड़ा होगा, याद रखिएगा पूरी पैटर्न में चलना पड़ेगा, लेकिन महिला भी खड़ी हो सकती है उनके विरोध में, ठीक है। तो महिलाओं को 50% का आरक्षण है वो यही दर्शाता है कि पुरुष के अपोजिट खड़े होने में महिलाओं को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है, किसी भी, हाँ, लेकिन याद रखिए कैटेगरी वाइज होनी चाहिए, जिस कैटेगरी में जुड़ी हुई है उस कैटेगरी से 50% का आरक्षण मिलेगा उनको, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर सीट जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिएगा यहाँ पर सीट एसटी कैटेगरी के लिए दिया गया है, सरपंच का पद एसटी कैटेगरी के लिए है, तो यहाँ पर महिला जो खड़ी होगी वो एसटी कैटेगरी से ही खड़ी होंगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि जनरल कैटेगरी से महिला खड़ी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, महिलाओं का आरक्षण लेकिन कैटेगरी के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, तो ये था आरक्षण का प्रावधान, इसमें कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया है? 3-4 क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने बता दिया आपको, याद रखिएगा। पहला जनसंख्या वाला टॉपिक याद रखिएगा, दूसरा आपको याद रखना है महिलाओं को आरक्षण कितना दिया जा रहा है, तीसरा याद रखना है ओबीसी को कब कब कंडीशंस में, ओबीसी का क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ओबीसी पर ज्यादा, क्योंकि उस पर ज्यादा लेख लिखे गए हैं, याद रखिएगा हमेशा से, तो आपको फोकस रखना है ओबीसी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 243 ई जो है अवधि, ठीक है, जिसे कहते हैं पंचायत की अवधि। तो याद रखिएगा पंचायतों की अवधि या कार्यकाल के संबंध में आपको 3 से 4 बातें याद रखना है। पंचायतों की अवधि या कार्यकाल, ठीक है। इसको देखिएगा कब से शुरू होता है कब खत्म होता है, ये सारी बातें इसमें आती है। तो याद रखिएगा हमेशा से एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको पहले दर्शा देता हूं। पूछा यह जाता है कि पंचायतों का कार्यकाल कब प्रारंभ होता है, ठीक है। ऑप्शन होता है चुनाव के दिन से, चुनाव के जीतने वाले दिन से, उनकी पहली बैठक से, या शपथ वाले दिन से। पहली बैठक, याद रखिएगा पहली बैठक होगी तो वहीं पर शपथ भी हो जाता है, ठीक है। पहली बैठक शपथ के लिए की जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहली बैठक ही कॉन्सेप्ट में है, शपथ में तो ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। मतलब शपथ अगर सही आंसर पे जाएंगे तो आपका पहली बैठक होगा, ठीक है। क्या पता किसी कारण शपथ नहीं ले पाए, तो याद रखिएगा कार्यकाल का जो प्रारंभ है ये ठीक है। तो पंचायत की जो पहली बैठक होती है वहां से 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा पहली बैठक, ठीक है, बहुत जरूरी है, याद रखिएगा पहली बैठक का कंसेप्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा पहली बैठक की तारीख से जो है 5 वर्ष तक जो है इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। और याद रखिएगा लेकिन इसे 5 वर्ष के पहले भी भंग किया जा सकता है, ठीक है। ये दिमाग में होना चाहिए कि 5 वर्ष पूर्व किया जा सकता है, 5 वर्ष पूर्व भी भंग किया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 5 साल पहले से भी पहले ये भंग हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब कार्यकाल की गणना, ठीक है, किन किन आधार पर नहीं की जाती है वो थोड़ा याद रखिएगा कि कार्यकाल की गणना किस आधार पर नहीं की जा सकती है, ठीक है। ये तो गणना का आधार आपको समझ में आ गया कि 5 साल कैसे गिनेंगे। तो पहली बैठक जब भी होगी, ठीक है, चुनाव जीत कर आ गए,
चुनाव जीत के आने के बाद याद रखिएगा पहली बैठक का डेट तय किया जाता है, ठीक है। तो जब ये तय किया जाएगा, आगे पढ़ेंगे कैसे तय होता है, पूरी कहानी के साथ समझेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कि जब चुनाव हो गया, चुनाव के शाम को ही रिजल्ट आ गया, ठीक है, फलाना व्यक्ति जीत गया है, ढोल बजाए खूब काफ़ी होता है, यहाँ पर नृत्य होता है पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद काफ़ी मजे करते हैं, उसके बाद पता चलता है 2 से 3 दिन बाद जो है इसका आधार रखा जाता है, ठीक है। प्राधिकारी होता है, याद रखिए कलेक्टर के द्वारा चुना व्यक्ति होता है इसमें, और आता है वो, और सभी के जो पूरा का पूरा सभा होता है, याद रखिएगा उस सभा में पहुँच कर जो है प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को, देखिए अभी तक सरपंच अध्यक्ष नहीं बना है, ठीक है, उसने शपथ ग्रहण नहीं की है, तो वो वहाँ पर नहीं बैठेगा, ठीक है। अभी वो क्या है, एक व्यक्ति है, चुनाव के द्वारा प्राप्त व्यक्ति है अभी केवल, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा अभी सरपंच जो है सरपंच नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में पूछा जाता है कि पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसको आप आगे जाकर डील करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन क्या क्या कारण है जिससे आप इसको काउंट नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन मैं अभी आपको बता देता हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा कार्यकाल का आधार नहीं होता है, ठीक है। तो कार्यकाल का आधार क्या क्या चीजें नहीं मानी जाएगी, तो पहला याद रखिएगा चुनाव का परिणाम, याद रखिएगा चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद भी सरपंच अगर जीत के आ गया है तो उसको हटाया जा सकता है तुरंत के तुरंत, ठीक है। पता चलता है कि निर्वाचन आयोग को कि इसने कुछ फर्जी किया है, ठीक है, कुछ आचार संहिता के मध्य कुछ गलतियां की हैं, तो उसको वहां से हटाने का पूरा पावर रहता है निर्वाचन आयोग के पास, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा पंचायत गठन की अधिसूचना की तिथि से, ठीक है, पंचायत गठन की अधिसूचना की तिथि से याद रखिएगा। और तीसरा होता है पदाधिकारियों की शपथ की तिथि से, पदाधिकारियों की शपथ की तिथि से। तो मैंने कहा था कि आधार नहीं माना जाएगा शपथ को, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 3 ऐसे मुख्य बिंदु है जहां पर याद रखिएगा कि कार्यकाल की गणना यहां से नहीं की जा सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि चुनाव का परिणाम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कार्यकाल प्रारंभ हो गया। दूसरा पंचायत गठन का अधिसूचना हुआ है, जैसे पंचायत गठन आपने सुना होगा, बताता हूं मैं किसी भी पंचायत का जो गठन होता है इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है, राज्यपाल, याद रखिएगा राज्य के अंतर्गत राज्यपाल, ठीक है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं आपको, ए नाम का गांव था, ठीक है, इसकी जनसंख्या थी 900, ए नाम का गांव है, ठीक है, जिसकी जनसंख्या क्या है 900, ठीक है, इसकी जनसंख्या 900 है। बी नाम का गांव है जिसकी जनसंख्या जो है ये है आपका 1200, ठीक है। सी नाम का गांव है जिसकी जनसंख्या है 350, ठीक है। ये 3 गांव हैं जिसमें से ए तो आपका बिल्कुल बी तो बिल्कुल क्लियर है, इसको बोलेंगे बी ग्राम पंचायत, क्लियर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे याद रखिएगा कि ए जो था ये बी के पास था, तो जिसके कारण ए और बी जो है ग्राम पंचायत बी ग्राम पंचायत में चल रहे थे, काम चल रहा था। लेकिन ये देखा गया कि इसकी जनसंख्या बढ़ी हुई है, 1200 है, तो अब इसको ये संख्या में देखेंगे तो लगभग 2100 के आसपास जनसंख्या बढ़ जा रही है, ठीक है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, कोशिश ये किया जाएगा कि इसके कनेक्शन को काट दिया जाए और आसपास जो दूसरा कोई छोटा गांव होगा उसके साथ इसको अटैच कर दिया जाए। अब इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो आप बोल सकते हैं कि लगभग 1250 के आसपास जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो है नया ग्राम पंचायत तैयार हो गया आपका, जिसे कहा जाएगा एक ग्राम पंचायत। तो नया ग्राम पंचायत कौन बताएगा इसको, राज्यपाल बताएंगे। एक याद रखिएगा भारत गजेटियर या छत्तीसगढ़ गजेटियर में जो है, ठीक है, सीजी गजेटियर में ये पब्लिकेशन में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है, कि इसे हम कहते हैं भारत का या राज्य का जो है, भारत या राज्य का समाचार पत्र, ठीक है। द गजेटे ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा आपने, द गजेटे छत्तीसगढ़ का नाम सुना होगा आपने। तो द गजेटे छत्तीसगढ़ में राजपत्रित तरीके से ये जो राज्यपाल है इसको अधिसूचित करेंगे कि फलाने गांव का नाम जो है अब इस गांव के नाम से जाना जाएगा और इस गांव को हम इस ग्राम पंचायत के साथ जो है अधिसूचित करते हैं, और इस तरीके से ये प्रावधान में जुड़ जाएगा। अब नया इस जिस जनपद पंचायत के अंतर्गत आ जाएगा उसके अंतर्गत ये जोड़ दिया जाएगा कि उस जनपद के अंतर्गत अगर मान लीजिए 5 गांव पहले आते थे या 5 ग्राम पंचायत आते थे तो अब 6 कर दिया जाएगा, क्लियर है। और इस तरीके से जिला में एक नया गांव आ जाएगा, पूरे जिले में नया गांव आ गया, ठीक है। तो अधिसूचित हो गया। तो इसके अधिसूचित होने से याद रखिएगा
क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं गांव एग्जिस्ट करता था पहले, ठीक है, तो यहां पर कोई ना कोई सरपंच काम कर रहा था, ठीक है। तो अगर कोई सरपंच मान लीजिए ए की जगह पर जो कि बी और ए एक साथ काम कर रहे थे, यहां का सरपंच कॉमन था या सचिव कॉमन था, तो अब यही सरपंच यहां पर होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहां के लिए नया चुनाव कराया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जिस समय से यह अधिसूचित हुआ है, मान लीजिए आज के डेट से अधिसूचित हुआ है, तो इसका कार्यकाल आज से नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो कार्यकाल को काउंट करने के लिए अधिसूचना जारी होने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, यह कहता है सेकंड लाइन, ठीक है। तो पंचायती राज का गठन अधिसूचित करने की जो तिथि होती है, इससे हम उसके कार्यकाल को आधार नहीं बनाएंगे, ठीक है। तीसरा याद रखिएगा, पदाधिकारियों का शपथ ले रहे हैं वो लोग, तो उसको भी हम आधार नहीं बनाएंगे, शपथ वाला दिन भी आधार नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये किससे आधार होगा? पहली बैठक से, याद रखिएगा, ठीक है। जब पहली बैठक बुलाई जाएगी वही उसका आधार होगा, कार्यकाल का आधार कहलाएगा। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिएगा इसके कुछ और पॉइंट है जिसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो कार्यकाल का कुछ नियम हम और पढ़ लेते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि पंचायत का कार्य, ठीक है, कार्यकाल कभी कभी क्या होता है, कार्यकाल चल रहा है, आराम से चल रहा है, सरपंच की मृत्यु हो गई है या कुछ और कारणों से सरपंच ने नौकरी ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, कुछ ऐसा काम करना चालू कर दिया है जो कि सरकारी पद पर आता है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, लाभ का पद। याद रखिएगा एक शब्द आता है लाभ का पद। हमेशा याद रखिएगा जो भी राजनेता होगा जो 5 साल के लिए चुना जाएगा या 5 साल के लिए वो खड़ा होगा या वो कोई भी काम ऐसा कर रहा है जो कि नेतागिरी के से जुड़ा हुआ है, तो लाभ का पद नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आपके दिमाग में ये बात बनी होनी चाहिए कि वो अगर करोड़ों रुपए भी कमा रहा है तो वो लाभ का पद नहीं है। प्यून अगर 20,000 रुपये महीना भी कमा रहा है तो वो लाभ का पद है, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो याद रखिएगा जिस नौकरी के बाद आपको 60 साल का सिक्योरिटी मिल रहा है, 60 साल तक आपको सरकार पैसा देगी आपके काम करने के एवज पर, तो वो लाभ का पद है, ठीक है। जिस व्यक्ति को जो है 5 साल तक के लिए कार्यकाल दिया गया है और वो करोड़ों रुपए कमा ले उसमें पूरा का पूरा, ठीक है, अरबों रुपए कमा ले, तो भी वो लाभ का पद नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा सरपंच कभी कभी क्या होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब वो अपना पद छोड़ते हैं, ठीक है, तब की कंडीशंस में याद रखिएगा पद खाली हो गया। अब पद खाली हो गया तो याद रखिए क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे कंडीशंस आते हैं इसमें, ठीक है। चलिए तो देखिएगा यहीं पर, क्योंकि देखिए हम पढ़ रहे हैं क्या, कार्यकाल के बारे में, तो कार्यकाल के किस जो टर्म्स है, ठीक है, उनको आप यहां पर समझेंगे। देखिएगा इसी के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं घटती हैं उसको समझेंगे, ठीक है, कार्यकाल के अंतर्गत और कुछ बातें, ठीक है। देखिएगा तो याद रखिएगा यदि कार्यकाल 6 माह से यदि कार्यकाल 6 माह से अधिक बचा हो तो, ठीक है, यदि कार्यकाल जो है 6 माह से अधिक का बचा हो तो क्या होगा, कंडीशंस क्या होगा, तो इसके लिए याद रखिएगा कि जो भी, ठीक है, चुनाव होगा, ठीक है, याद रखिएगा जो भी इसके बाद चुनाव होगा, जैसे मैंने बताया अभी की कंडीशंस क्या हो गया, कार्यकाल के अनुसार जो अध्यक्ष है या पद है वो रिक्त हो चुका है किसी कारणवश, मृत्यु से या कुछ अन्य कारण है, दिवालिया हो गया या कुछ भी कंडीशन हो गया, ठीक है। तो 6 माह से अधिक बचा हुआ है तो क्या होगा, बताइए जल्दी से, चुनाव होगा कि नहीं होगा, और इस चुनाव को क्या बोलेंगे, उपचुनाव। उपचुनाव कराया जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा जो व्यक्ति या पदाधिकारी आएगा, ठीक है, जैसे सरपंच चुनकर आ चुका है तो कितने सालों के लिए रहेगा, पूरे 5 साल के लिए रहेगा कि फिर बचे हुए कार्यकाल के लिए, बचे कार्यकाल के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। यानी पदाधिकारी बचे कार्यकाल के लिए कार्य करेगा। तो एक कंडीशन आप लोग का बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर 6 महीने से कम बचा हो तो क्या होगा, ठीक है। यदि कार्यकाल 6 माह से कम हो तो, ठीक है, यदि कार्यकाल कितना बचा हुआ हो, 6 महीने से कम बचा हो, 3 महीना बचा है, 2 महीना बचा है और यहां पर किसी सरपंच ने अपना पद छोड़ दिया है या किसी कारणवश पद छूट गया है, रिक्त हो चुका है, तो याद रखिएगा उसके बाद जो भी चुनाव होगा, चुनाव तो होगा, याद रखिएगा अभी हमने कंडीशन पढ़ लिया है,
6 महीने के अंदर चुनाव होने की प्रक्रिया में हमने पहले ही कंडीशंस पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा चुनाव जो होगा वो पूरा कितने साल के लिए होगा, 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होगा। तो ये शर्त याद रखिएगा कि यदि चुनाव 6 महीने से ज़्यादा के लिए बचा हुआ है या 6 महीने से ज़्यादा बचा हुआ है तो वो बचा हुआ क्षेत्र के लिए होगा। 6 महीने से मतलब एक बात समझ लीजिए, 7 महीना भी हुआ ना, और 7 महीने का कॉन्सेप्ट रहा तो याद रखिएगा पूरा 7 महीने तक ही काम करेगा सरपंच केवल, ठीक है। और अगर वही 6 महीने में बचा हुआ जो 6 महीना है, जैसे देखिए टोटल अगर हम काउंट करें तो 6 महीना हो गया, ठीक है। मान लीजिए आज का डेट जो है उसका 6 महीने कम कर देता है। अब 6 महीने में हम बोल सकते हैं कि 5 महीने 20 दिन हो चुका है, 20 दिन बचा है, तो पूरा कार्यकाल 5 साल के लिए आ जाएगा उसका। और यही अगर बोलेंगे 6 महीने, ठीक है, 3 दिन बचा है तो 3 दिन को कोशिश करेगा कि 3 दिन हट जाए जैसे, ठीक है, क्योंकि इसका कारण ये होगा कि बचा हुआ सिर्फ 6 महीने मिलेगा उसको, ठीक है। तो कोशिश क्या करते हैं इसमें, कोशिश करते हैं कि 10 दिन और बिता लेते हैं। निर्वाचन आयोग ना थोड़ा अपना बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, 9 महीने बचा है, 12 महीने बचा है, 2 साल बचा हुआ है तो पूरा आपका 2 साल चलेगा पूरा, ठीक है। लेकिन अगर आपने देखा कि ऐसा कंडीशंस है जिसमें जहां पर 6 महीने 20 दिन बचा हुआ है तो 20 दिन को ना काट देंगे ये लोग, ठीक है, जैसे तैसे। क्योंकि इनको कहा जाता है ना कि जैसे मान लीजिए, इनका एग्जांपल बता रहा हूं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, सरपंच था, मृत्यु हो गई, और ये कितने में हुआ है, 3 साल 6 महीने, 3 साल 6 महीने यानी 3.5 साल मान सकते हैं, ठीक है। 3.5 साल बचा कितना, 1.5 साल बचा, ठीक है। 1.5 साल का एक नियम बोलता है, याद रखिएगा कि 6 महीने के अंदर आपको क्या कराना है, चुनाव कराना है, ठीक है। चुनाव होना 6 महीने के अंदर जरूरी है। यहां से तो यहां से अगर चुनाव होना चालू करेगा तो इसका मतलब यह है कि 6 महीने को बिताने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा। क्यों, कोशिश किया जाएगा कि 1-2 महीने के अंदर चुनाव हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि लगभग 4 साल हो चुका है, 4 साल 2 महीने हो चुके हैं, 8 महीने बचे हैं, ठीक है, तो इसको इतना खींचा जाएगा निर्वाचन आयोग के तहत जो है कि लगभग 2 महीने जो है ऐसे पार हो जाएं जैसे तैसे, ताकि जो निर्वाचन हो वो एक ही बार हो और पैसा एक बार फंडिंग से खर्च हो, ठीक है। तो ये जो है ना बुद्धिमत्ता वाला थोड़ा काम है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरीके से ऐसा किया जाता है, इसमें कंडीशंस अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट बिंदु पे, ठीक है। नहीं नहीं, ये चुनाव हो गया 5 साल के लिए तो उपचुनाव नहीं होगा ये। जब भी 5 साल के लिए चुनाव होगा कार्यकाल पर, याद रखिएगा उपचुनाव नहीं होगा ये, ठीक है। तो कार्यकाल अगर 5 साल का है तो उपचुनाव नहीं होगा। हाँ, अगर 2.5 साल बचा है, 2.5 साल के लिए तो उपचुनाव, ठीक है। पद खाली हुआ, अचानक से सरपंच की मृत्यु हुई, कुछ और कारण हुआ, तो याद रखिए कि 6 महीने से ज्यादा बचा है तो चुनाव होगा तो उपचुनाव, और नहीं बचा है तो फिर सीधे 5 साल के लिए, तो वो उपचुनाव नहीं होगा, ठीक है। हाँ, फिर बिल्कुल उपचुनाव होगा, उपचुनाव कहेंगे। पूरा 5 साल उधर जितना बचा है पूरा काम होगा, उपचुनाव ही होगा, ठीक है। याद रखिएगा जब कोई व्यक्ति आ चुका होता है, ठीक है, और 1 महीने के बाद क्या 2 दिन बाद मृत्यु हो जाए उसके ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, तो दूसरा चुनाव होगा, उपचुनाव ही कहलाएगा वो, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति का वो पूरा 5 साल ही बचा है पूरा का पूरा, तो भी ये उपचुनाव ही होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या रहेगा, याद रखिएगा 6 माह के भीतर चुनाव आवश्यक है। मतलब किसी भी कंडीशंस में 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। ये राज्य सरकार का दायित्व बनेगा यहां पर, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिएगा, अब आप वो सोच रहे होंगे कि 6 माह के भीतर चुनाव करना आवश्यक है, ठीक है। अब कंडीशन एक अप्लाई होता है, याद रखिएगा, जहां पर ये बोला जाता है, ये एडिशनल है जो आपके दिमाग में बस बैठना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे सरपंच की मृत्यु हो गई, सरपंच की मृत्यु हो गई है, ठीक है, समय कितना बच गया है, 5 महीना बचा है, जो कि चुनाव होगा कब, अब कार्यकाल नेक्स्ट कार्यकाल के लिए होगा, जब 5 महीना बचा है तो नेक्स्ट पूरा 5 साल मिलेगा। तो ये 5 साल का, ये जो 5 महीने बचे हैं या 3 महीने बचे हैं या 2 महीने जो भी बचा है, बचा कुचा जो समय है, इसको कौन चलाएगा, नहीं, याद रखिएगा, इसको चलाएगा पंच, ठीक है। उप सरपंच सरपंच नहीं बन सकता, याद रखिएगा, ठीक है। उप सरपंच जो है, हाँ ये हो सकता है, जरूर है, क्योंकि वो भी एक पहले पंच रहा करता था, तो ऐसे में अगर उसको वोट देकर या उसको खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, वहां के लोगों के द्वारा जब तक नहीं खड़ा किया जाएगा तब तक वो नहीं कर सकता है काम, पंचों के द्वारा, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा, पंच बोलते हैं कि तुम तो उप सरपंच पहले से हो, हमारे पंच में से किसी को खड़ा होने दो, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर उसे कहा जाएगा स्थापन सरपंच, ठीक है, स्थापन सरपंच कहा जाता है। और ये कौन होगा,
कोई उस क्षेत्र का पंच होगा। ठीक है, बचे कार्यकाल में कार्य करने के लिए स्थापन सरपंच को लाया जाता है, जो कि पंचों में से ही कोई एक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, कंडीशंस है ये। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा कारण आप देखते हैं, जैसे कभी कभी कोविड जैसा चीज आ गया, मान लीजिए आकस्मिक परिस्थितियों में किसी को हुआ था क्या कोविड वोविड? छिपाइए मत, कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई बचा होगा कोई भी बचा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, भले ही हमें पता नहीं चला, उसके सिम्टम पता नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है इतनी इम्यूनिटी गेन कर चुकी थी कि वो पता नहीं चल पाया कि हुआ। थोड़ी सी खांसी हुई, कभी ऐसा बुखार हुआ, तो हमने सोचा कि हम पैरासीटामोल पीसीएम खाकर जो है ठीक हो गए हैं। ठीक है, क्या पता, देखिए कोरोना का मतलब ऐसा नहीं कि डरावना टाइप का कुछ ऐसा ज़ॉम्बी वाला टाइप, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कुछ लोगों को सेवियर चीज़ें देखने को मिलती है और कुछ लोगों में वो बहुत हल्का फुल्का छींक और खांसी के साथ जो है ठीक हो गया। ठीक है, हुआ तो सबको था, कोई ऐसा नहीं बोल सकता। हाँ, उसके जो वेरिएंट थे वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, एक्स ओम ओमी क्या क्या वेरिएंट था उसमें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई थी। तो ऐसे में जो है किसी को इस तरीके के स्तर पर देखा जाता है कि वो घटनाएं जो है, ठीक है, कि आकस्मिक परिस्थितियों में अगर ऐसा कोई घटना घटता है जहां पर, ठीक है, आकस्मिक परिस्थिति है, किसी कारण से जो है चुनाव नहीं कराया जा सकता, तब के कंडीशंस में याद रखिएगा। ठीक है, अगर चुनाव नहीं कराया जा सकता, ठीक है, याद रखिएगा, तो चुनाव नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा, आकस्मिक परिस्थितियों के समय और पद खाली हो गया है। ठीक है, और चुनाव नहीं कराया जा सकता, पद खाली है, तो इस कंडीशन में याद रखिएगा कि जब चुनाव नहीं कराया जा सकता और पद खाली है, तो फिर से वही कौन आएगा, कोई पंच आ जाएगा और वो जो है स्थापन सरपंच के तौर पर कार्य करेगा या कार्यभारित करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर पंच को जो है कार्यधारित कर लेगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे चले। ठीक है, देखिएगा, इसके बाद आता है, ये तो कार्यकाल आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, 5 साल का कार्यकाल, जब छोटा कार्यकाल हो बड़ा कार्यकाल हो सभी स्तर पे समझ में आ गया होगा। सरपंच कौन आगे खड़ा होगा ये भी आपको पता चल गया है। ठीक है, तो आपको याद होगा। इसके बाद देखिएगा, हम अनुच्छेद 243F, जिसे कहा जाता है अयोग्यता या निर्हरताएं। ठीक है, अयोग्यता या निर्हरताएं। निर्हरताएं मतलब ये समझिए कि जब भी आप किसी नौकरी के लिए, पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो उससे पहले अपनी योग्यता चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी कुछ लोगों को दुख हुआ इस बात को सुनकर कि हॉस्टल वार्डन तो आया, ठीक है, और 12वीं पास आया, लेकिन उसने लिख दिया 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अयोग्यता। ठीक है, इसी को कहा जाता है अयोग्यता। मतलब सरकार ये तय कर देती है कि कितने साल के लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं और नहीं शामिल होंगे। समझ लीजिए एक तरीके से आप 2 लाख लोग को ऐसे ही बाहर कर दिए, सिर्फ ये लिख करके, क्योंकि अब 12वीं कितने साल में पास हो जाते हैं, 15 से 16 साल में पास हो जाते हैं, ले देकर ऐसा मान सकते हैं 15-16 में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आपने लिख दिया 15-16 साल के बाद जो है 12वीं पास हो चुके हैं, और उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर में भी कुछ कर लिया, डीसीए से कर लिया हुआ है। ठीक है, कर लेते हैं जनरली, कोपा उपा तो सब लोग लगभग बैठे हुए हैं कोपा लेके। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब आपको बोला गया कि 21 साल तक आप नौकरी में आ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 4 साल 5 साल का डिफरेंस तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये दिक्कत आ गई हॉस्टल वार्डन में, और ऐसे लोगों को लगभग लाख लोगों को आपने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, सीधे से बाहर कर दिया। ठीक है, आज के डेट में देखा जाए तो ग्रेजुएट हो जा रहे हैं 18 साल से पहले। ठीक है, लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं 18 साल से पहले, ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, पीजीडीसीए का डिग्री लेके बैठे हुए हैं, लेकिन वो 21 साल के नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये अलग तरीका है सरकार का, जिसमें आपको पहले लुभावना आकर्षक 12वीं पास लिख कर दिया भी जाएगा, और उसके बाद जो है बैकवर्ड तरीके से पीछे बाहर फेंका जाएगा, जब आपको लिख के दे दिया जाएगा 21 वर्ष तक जो है आप इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी तरीके से याद रखिएगा, यहां पर दिया गया अयोग्यता। ठीक है, अयोग्यता का संदर्भ होता है जहां पर आप इस पद के लिए जो है अयोग्य घोषित होते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस है, उसको आप याद रखेंगे, वही कंडीशंस जो है आपको अयोग्यता दर्शाएगा। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा, अयोग्यता का पहला कंडीशन होता है कि जो भी
इसमें देखिए सबसे पहले तो हम उम्र की बात कर लेते हैं कि अयोग्यता उम्र से कहां से आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें अयोग्यता से की शर्तें जो होती हैं उसमें उम्र रखी गई है 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर आप किसी पद के लिए खड़ा होना चाहते हैं पंचायत के अंतर्गत तो याद रखिएगा आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जिस दिन आप चुनाव का फॉर्म भर रहे हैं याद रखिएगा आपका 21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा है सरकारी पद पर ना होना। या लाभ के पद पर ना होना। ठीक है, सरकारी पद पर ना होना और लाभ के पद पर ना होना याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दोनों तो क्लियर है, लाभ का पद मैंने अभी बता दिया था। ठीक है, आपके दिमाग में लाभ का पद प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ना आज से, हाँ ये कह सकता हूं कि अभी 2-3 सालों से ये नहीं पूछा जा रहा लाभ का पद। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है ना एक कारण होता था लाभ का पद को बार बार पूछने का, याद रखिएगा। ठीक है, और ये कहां से होता है याद रखिएगा, पंचायती राज से पूछे या फिर आपके संविधान से पूछे, लाभ के पद से एक आध क्वेश्चन पूछे ही जाते थे। ठीक है, तो अपने दिमाग में बनाकर रखिएगा लाभ का पद क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, तो हर प्रकार से सरकारी जॉब पूरी तरीके से लाभ का पद होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और हर प्रकार से राजनीतिक जो पद होते हैं वो लाभ का पद नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? और कोई कंडीशन किसी के दिमाग में आ रहा हो तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा पद है। अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा पद आ रहा है जिसमें आपको लगता है कि ये तो ना सरकारी है और ना ही राजनीतिक है, अलग ही पद है। नहीं, क्रिमिनल केस वाले लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार ना ठहराया गया हो कि अब 2 साल का सजा हो गया तो वो नहीं लड़ सकता। ठीक है, मतलब आपको आरोपी पूरी तरीके से घोषित कर दिया गया है तो आप नहीं लड़ सकते, याद रखिएगा। हाँ, उसके लिए 5-4 साल। ठीक है, मतलब एक कार्यकाल पूरा काम नहीं करेगा वो। ठीक है, सजा काट के आ चुके हैं आप तो एक कार्यकाल पूरी काम नहीं करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, लालू प्रसाद यादव के बारे में पता होगा आप लोग को, चारा घोटाला केस। ठीक है, उनको बिल्कुल बेदखल कर दिया गया राजनीतिक क्षेत्र से। ठीक है, तो अभी वो अपने बाकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये किस कारण से होता है याद रखिएगा, जब भी ठीक है किसी न्यायालय के द्वारा जो है आपको आरोपित घोषित कर दिया गया है किसी भी कारण से, और कंडीशन क्या होगा कि 2 साल से अधिक की सजा दे दी गई है, तब मतलब आपके पास 2 साल का सजा दे दिया गया हो तभी ऐसा होगा, 5-6 महीने वाली सजा में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब छोटी सी मोटी चोरी कर लिया आपने, छोटी मोटी चोरी है, ठीक है, तो चुनाव लड़ सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ छोटी मोटी चोरी, अब वही 1000 करोड़ रुपए अंदर कर लिया आपने, ठीक है, और 5 साल का सजा मिला हुआ है इसके बाद, तो फिर उसके बाद चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है, आइएगा 5 साल बाद, फिर 1000 करोड़ तो पड़ा है ना घर पे। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा सदस्यों की निहरताएं। ठीक है, मुख्य तौर पर याद रखिएगा 21 वर्ष। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि इसमें लाभ का पद जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद देखिएगा तीसरा कंडीशन है संसद व विधानमंडल का सदस्य ना हो। ठीक है, संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वह किसी भी संसद के किसी सदन का सदस्य है या राज्य के विधानमंडल का सदस्य है तो भी ये अयोग्य घोषित किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सहकारी संस्था का सदस्य व संस्थापक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सरकारी संस्था का याद रखिएगा संस्थापक, या फिर ये कह सकते हैं संस्थापक नहीं कहेंगे इसको, आप सभापति कह सकते हैं, सभापति। ठीक है, सभापति, संचालक, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी अयोग्य घोषित होगा। ठीक है, सहकारी संस्था का सभापति या उपसभापति हो या संचालक हो तो याद रखिएगा वो भी अयोग्य होता है। ठीक है, और यदि किसी ने जो है 30 वर्ष का आयु पूरा कर लिया हो, समझिए कंडीशंस को। ठीक है, 30 साल तो हो गया उसका और 30 साल के बाद भी साक्षर नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब प्रौढ़ शिक्षा में भी शिक्षा नहीं ग्रहण किया उसने और 30 साल का हो गया तो वो भी क्या होगा, अयोग्य होगा। ठीक है, ये नया कंडीशन है, याद रखिएगा। ठीक है, उसने कितना साल पूरा कर लिया हो, 30 वर्ष के पश्चात भी
साक्षर ना हो। हाँ, ये भी कंडीशन अप्लाई होता है, याद रखिएगा कि आप बिल्कुल तरीके से अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल जंगल वाले क्षेत्र में रहते हैं जहां पर स्कूल का होना थोड़ा कम है, या फिर एकदम निरक्षर क्षेत्र ही है और बिल्कुल अनुसूचित क्षेत्र में रह रहे हैं आप, ठीक है, तो ये कंडीशंस कम हो जाता है वहां पर, ठीक है। याद रखिएगा पहले कंडीशन रखा गया था 5वीं पास वाला केस, ठीक है, उसको फिर हटा दिया गया था, ठीक है। तो विशेष तौर पर इन्हीं क्षेत्रों के लिए याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आप बिलासपुर में रहते हैं और बिलासपुर का कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर ग्राम पंचायत या किसी भी क्षेत्र के लिए खड़े हो रहे हैं और आपकी उम्र 30 वर्ष हो चुकी है और आप साक्षर नहीं हुए अभी तक, तो आप बिल्कुल केस चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? तो 30 वर्ष हो जाने के बाद भी साक्षर ना होना, ठीक है। और अंत बिंदु में याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, एक से अधिक वार्ड में क्या करता है, नामांकन फॉर्म भर देता है, एक से अधिक वार्ड में नामांकन फॉर्म भरने पर, मतलब आप गलती से भी 2 फॉर्म भर दिए, ठीक है, तो आप अयोग्य हैं, याद रखिएगा, वार्डों में, ठीक है। एक ही वार्ड जहां पर आपको भरोसा हो कि जिस वार्ड से मैं जीत सकता हूं, कभी मैंने अपना मुंह दिखाया हो उस पूरे वार्ड में, ठीक है, ऐसे ही होता है, वरना आपको पहचानेंगे भी नहीं ये कौन है, कब आया, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी वार्ड के लिए चुनाव लड़े तो उससे पहले आप तय करें कि एक साल तक उनको अपना चेहरा दिखाएं प्रॉपर, ठीक है, उनके लिए काम करें, तब जाकर जो है हो सकता है आप पर भरोसा जिताकर जो है वो आपको वोट भी दे देंगे और यहाँ से आपका, ठीक है। लेकिन एक ही वार्ड में याद रखिएगा नामांकन फॉर्म सिर्फ एक वार्ड से भरा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये थे अयोग्यता, याद रखिएगा ये सारे बिंदु। अब आपके दिमाग में कोई बात आ रही हो तो बता दीजिए जल्दी से। हाँ, एक बात याद रखिएगा, उम्र 21 वर्ष चुनाव लड़ने के लिए, वोट देने के लिए 18 वर्ष, ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि वोट दिया जा सकता है 18 वर्ष में, लेकिन चुनाव लड़ा जा सकता है केवल 21 वर्ष में, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए, कोई और डाउट है इसमें? फोर्थ आपका ये सहकारी संस्था का सदस्य और सभापति होना, ठीक है। सहकारी संस्था होती क्या है समझिए थोड़ा सा। सहकारी संस्था होती है एक तरीके से ऐसी संस्था जो सामूहिक रूप से कार्य कर रही हो, सामूहिक रूप से, ठीक है। जैसे शक्कर कारखाना, सहकारी संस्था जो है ना सरकार की नहीं होती है, ठीक है, सरकार के अनुदान से तो चलती है लेकिन सरकारी नहीं होती है, इसको सहकारी कहा जाता है, कोऑपरेटिव, ठीक है। तो सहकारी मतलब 10 लोग मिलकर क्या करते हैं, एक ग्रुप डिजाइन करते हैं या समूह डिजाइन करते हैं और इसी समूह के द्वारा जो है फंडिंग करके कोई कारखाना या किसी चीज को क्रियान्वित किया जाता है। सरकार क्या करती है, उसको फंडिंग कर देती है, सब्सिडी दे देती है या फिर और कुछ फंडिंग कर देगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, ये शक्कर कारखाना जैसे कि भोरम जो शक्कर कारखाना हो गया आपका, ठीक है, तो ये सभी शक्कर कारखाना या फिर कोई भी ऐसे कारखाना इस फंडिंग किससे चलती है और ये समूह से चल रही है, ठीक है। तो समूह में हर व्यक्ति जो है अपना पार्टिसिपेशन रखेगा इसमें, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा इसका कोई सभापति होगा या संचालक होगा या उप सभापति होगा, तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। किसी भी सहकारी संस्था का, वो बैंक सहकारी संस्था हो गया, ठीक है, मतलब जहां पर आप बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करते हैं वो व्यक्ति यहां पर नहीं रह सकता, याद रखिएगा। नहीं, महिला समूह सहकारी नहीं, उसका नाम होना चाहिए ना सहकारी संस्था के अंतर्गत, ठीक है। महिला समूह तो समूह हो गया, वो तो सेल्फ हेल्प, वो तो महिला को तो ऐसी फ्री है। नहीं नहीं, उसमें देखिए सरकार फंडिंग कर रही है इसके लिए ये नहीं है, मतलब सरकार फंडिंग कर रही है इसलिए नहीं है, इसलिए है, याद रखिएगा इसको, ये जो व्यक्तित्व है ना, इसका जो व्यक्तित्व है ये कारखाने के तौर पर है, इसमें 5000 लोग काम कर रहे हैं, आपके पूरे गांव वाले इसी में काम करते हैं, आप सभापति हैं, आप कहां बचेंगे, आपको तुरंत के तुरंत वोट में जीत जाएंगे आप। बात समझिएगा, मान लीजिए कवर्धा का जो क्षेत्र है, उस कवर्धा के क्षेत्र में जो शक्कर कारखाना, भोरम जो शक्कर कारखाना है, उसका सभापति होगा, ठीक है, और बोल देगा मैं वोट में खड़ा हो रहा हूं जनपद में या बीडीसी में, देख लेना आप लोग, ठीक है, सबको जो है 1 महीने की सैलरी फ्री में, उसको कोई रोक नहीं सकता इस फ्री सैलरी देने में, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में फ्री में सैलरी दे दिया और उसको वोट मिला, बीडीसी बन गया, ठीक है, डीडीसी बन गया। तो ऐसे में क्या होगा, यहां से अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, महिलाओं का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 500 लोग, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो खुद के कर्म पे होता है, मतलब उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि मैं काम नहीं करूंगी, तुम, मैं सभापति हूं इसकी और मैं काम नहीं करूंगी। उसमें संस्था के अंतर्गत जो है वो संस्था तो तैयार होगा, लेकिन विशेष तौर पर याद रखिएगा जब तक वो उद्योग ना चालू कर दें, ठीक है। अगर मान लीजिए उन्होंने अगरबत्ती उद्योग चालू कर दिया और उद्योग बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, जहां पर 4-5 गांव काम करते हैं या पूरे जनपद पंचायत काम करता है उसमें, तो वो भी नहीं खड़े हो सकते, ठीक है। सिर्फ पैसे का लेन देन चल रहा है
क्या करते हैं, सरकार जो आपका सहकारी शब्द लगना चाहिए उसके साथ, याद रखिएगा। सहकारी शब्द हर किसी के साथ नहीं लग सकता, ठीक है। मतलब सहकारी शब्द होना भी अपने आप में ऐसा है कि सहकारी शब्द हमेशा, ठीक है, जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो सहकारी होगा, या फिर कुछ बैंकिंग सेक्टर में सहकारी हो सकता है, तो बड़े स्तर पर सहकारी होता है। छोटा स्तर पर सहकारी नहीं कि 10 लोग मिलकर 50 लोग मिलकर सहकारिता चला दे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सहकारिता के लिए आपको लगभग, ठीक है, एक कम से कम 1000 से लेकर 5000 10,000 लोग लगेंगे उस पर, एक शक्कर कारखाना को चलाने में या किसी भी कारखाने को चलाने में, तो सहकारिता के तरीके से चलना चाहिए वो, ठीक है। जब तक उसके शब्द के आगे सहकारिता शब्द ना लग जाए, याद रखिएगा, तब तक वो कार्य नहीं करेगा ऐसा, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन है? यहां तक बातें समझ में आ गई आप लोग को, ठीक है। हम धीरे ही चल रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हर दिन जो है 4 अनुच्छेद हम पढ़ते हैं, याद रखिएगा। आप 7 दिन के अंदर जो है अनुच्छेद कंप्लीट करेंगे, और अनुच्छेद कंप्लीट करने के बाद जो भी धाराएं हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, धारा का जब टॉपिक आएगा तो वो एक दिन में खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा। 129 धाराएं अब इसके अंतर्गत आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही आप विषय पढ़ेंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत आएंगे, तो पूरी धाराओं को हम एक दिन में केवल पढ़ने वाले हैं कि किसमें क्या क्या चीजें निरूपित की गई है, और उसको एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखने वाला जगह नहीं होगा उसका, ठीक है। उसको सिर्फ एक्सप्लेनेशन करना है, आपके दिमाग में उसको बैठाना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पूरा टाइम दे रहा हूँ आपको, ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को जहां तक जाना चाहे वहां तक जा सकते हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां पर भी लगता है कि ये चीज समझ में नहीं आया, उसको एक्सप्लेन करेंगे बगल में, ठीक है। तो आपको पहले ये तय करना है कि क्या आपको आता है, और बिना डरे, बिना जज किए अपने आप को खुद से ऐसा लगेगा कि आपको ही सबसे ज्यादा आता है, आप ये सोच के चलें यहाँ पर, ठीक है। सामने वाले को कुछ नहीं आता है ऐसा मान के चलें, तो यकीन करिए आप बिल्कुल नहीं डरेंगे, और आप किसी अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल सामने रख पाएंगे, ठीक है। और आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका दिमाग का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया ना एक बार, तो फिर आप प्रॉपर एग्जाम में जो है ना उसी कॉन्सेप्ट को लाकर बैठकर एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में कुछ चलता रहेगा और यहाँ पर आपने शरमाया क्वेश्चन पूछने से, तो यकीन कीजिए फिर वो एग्जाम में भी वही होगा, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ 10-20 करते हुए जय माता दी बोलकर ही टिक करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ऐसा ना करना पड़े आपको। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कोई डाउट है तो फिर से देख लीजिए, कोई क्वेश्चन इसमें। तो आपने आज जो पढ़ा है उसमें कार्यकाल पढ़ा, ठीक है। कार्यकाल याद रखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आता है कार्यकाल से। अयोग्यता तो बहुत सरल है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कार्यकाल पढ़ा आपने, और साथ ही साथ आपने पढ़ा आरक्षण, ठीक है। तो आरक्षण आपको याद रखना है, आरक्षण का क्षेत्र याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद याद रखना है आपको कार्यकाल, कार्यकाल के संबंध में घटनाएं, और उसके बाद जो है आपको याद रखना है अयोग्यता, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। हाँ, लाभ का पद, हाँ, सरकारी जॉब होता है, ठीक है, ठेकेदारी भी होता है। प्राइवेट है, हाँ, प्राइवेट तो लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट में है तो कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। मतलब समझिए अंबानी के घर में काम कर रहे हैं आप, ठीक है, और आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप प्राइवेट जॉब पर हैं, याद रखिएगा, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। आप सरकारी जॉब में हैं तो भी चुनाव लड़ सकते हैं, एक बात बताता हूँ, ठीक है। लेकिन बाद में जब शपथ ग्रहण करने का टाइम आएगा ना, तो आपको पहले से एक एनओसी देना पड़ेगा, एनओसी देंगे आप, ठीक है, और उसके बाद उसको छोड़ना पड़ेगा कि मैं जो है अपना पद त्याग रहा हूं, और मैं जो है, ठीक है। और जब आपको ये फॉर्म भरना है, जैसे मान लीजिए आप नामांकन भरने जा रहे हैं, तो नामांकन भरने से पहले याद रखिएगा एक एनओसी लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि आपको पता रहे कि आपके विभाग से एनओसी आया हुआ है कि हम इस व्यक्ति को जो है अपने सारे काम से फ्री करते हैं, और इसके लिए हमारा एनओसी इसको दे दिया गया है। ये चाहे तो अब अपना लड़ सकता है चुनाव, ठीक है। हाँ, पहले नहीं छोड़ना पड़ेगा, पहले चुनाव लड़ लीजिए, उसके बाद छोड़ना पड़ेगा। हाँ, जीतेंगे तो, हाँ, पहली बैठक से पहले छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप बैठक में पहुंचे उससे पहले आपका जॉब रेजिग्नेशन होना चाहिए, ठीक है। उधर पता चल रहा है जॉब भी चल रहा है, उधर से सैलरी ले रहे हैं, इधर सरपंच बने बैठे हैं, ठीक है। चुपके चुपके रात को जाते हैं जॉब करने, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो फिर जेल के अंदर, ठीक है। ये कुछ इसी तरीके का बता देता हूं कि आप लोगों ने किया भी होगा ऐसा कि एक जिले में अपना निवास प्रमाण पत्र बनाया है, दूसरे जिले में फिर से निवास प्रमाण पत्र बनाया है, ठीक है, और दोनों जिलों के निवास प्रमाण पत्र को टाइम टाइम पर खेलते हैं आप, ठीक है। ऐसे में भी जेल हो जाएगा, 7 महीने का जेल है, ठीक है। तो 7 महीने में भी ये दिक्कत आ सकती है, यानी 7 महीने का जेल का प्रावधान है इसके अंतर्गत कि आप जो है सरकार के किसी कार्य के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आधार कार्ड अगर अपना जगह चेंज करें, आप आधार कार्ड का एड्रेस चेंज कर सकते हैं कितने बार भी चाहें, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सिर्फ एक ही बार चेंज होता है, ठीक है। बहुत सारे नियम कानून लिखे गए हैं, याद रखिएगा। हमें जानकारी नहीं है जिसके कारण हम गलतियां कर जाते हैं, तो ऐसे में माफी मिलती है, लेकिन जानबूझकर एक बार करने के बाद दोबारा करने के बाद तिबारा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और बड़े पद में तो बिल्कुल नहीं, जैसे सरपंच का पद जो है ना एक जिम्मेदारी का पद है,
ठीक है, आप उतने बड़े गांव को संभालते हैं, गांव के सरपंच है, मुखिया हैं, और ऐसे में अगर आपने कोई ऐसी गलती की है तो फिर आपके लिए जो है एक प्रावधान बैठा जाएगा, कलेक्टर आएंगे और कलेक्टर के साथ जो है यहाँ पर मीटिंग होगी और उसके साथ जो है आपको वापस बुला लिया जाएगा, उस पद से वापस बुला लेना, रिकॉल वैल्यू। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले आपको पद से हटाया जाएगा और फिर किसी व्यक्ति को आपकी जगह पर बैठा दिया जाएगा, तो ऐसे सरपंच का पद भी समाप्त हो जाता है। ठीक है।